नमस्कार साथियों, अपन आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र का जो पाठ है उस पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपने देखो जो लोकतंत्र का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, उस फर्स्ट पार्ट में आपने मुख्यतः क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सरकार क्या होती है, और फिर आपने वहाँ पढ़ा था एक पॉइंट है शासन क्या होता है। देखो, सरकार और शासन इन दोनों शब्दों में अंतर है। हालांकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी कभी कभी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों शब्दों में क्या होता है, अंतर होता है। तो आप लोकतंत्र की अपन बात करेंगे। जैसे इन सब में मेन होता है राज्य। राज्य वो संस्था होती है जिसके पास शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है, और राज्य का ही आपने पढ़ा था एक भाग होता है सरकार। सरकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। और सरकार को निर्माण करने का और सरकार को चलाने का जो तरीका होता है, जो विधि होती है, उसी को क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। शासन को अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नेंस। तो शासन शब्द को आप समझिए कि गवर्नेंस क्या होता है, शासन क्या होता है। शासन का मतलब होता है सरकार को निर्मित करने का और सरकार को चलाने का तरीका, कि भाई सरकार किस तरीके से निर्मित होती है और सरकार को किस तरीके से, किन नियमों से, किन सिद्धांतों से, किस संविधान से चलाया जाता है, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। तो ये जो शासन शब्द है, ये शासन कई प्रकार का हो सकता है। ये शासन राजतंत्र हो सकता है, ये शासन अधिनायक तंत्र हो सकता है, ये शासन अभिजन तंत्र हो सकता है, और ये शासन लोकतंत्र हो सकता है। कई प्रकार के शासन होते हैं। देखो, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। आपको पता है पहले अपने देश में भी और पूरे विश्व में भी लगभग राजाओं का शासन होता था। तो राजतंत्र हो गया। अधिनायक तंत्र का मतलब होता है किसी एक विशेष व्यक्ति का शासन। अभिजन तंत्र का मतलब होता है किसी विशेष अभिजन वर्ग का शासन, कोई विशेष वर्ग का शासन। जैसे मान लो किसी कुलीन परिवार का हो सकता है, किसी पुरोहित परिवार का हो सकता है, किसी बुजुर्गा वर्ग का हो सकता है, यानी जो भी है, किसी विशेष वर्ग का जो शासन होता है उसको अभिजन वर्ग कहते हैं। और एक तरीका है लोकतंत्र, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। लोकतंत्र जो है, इस लोकतंत्र के कई नाम होते हैं। लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। मैं आपको यहां एक छोटा सा शब्द बता देता हूं। एक शब्द आता है भाई गणतंत्र। गणतंत्र शब्द अलग है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, गणतंत्र क्या है। गणतंत्र लोकतंत्र है, इससे अलग शब्द है। देखो, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है भाई, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, ये तीनों एक ही शब्द है। गणतंत्र किसको कहते हैं? गणतंत्र का मतलब, जैसे अपन कहते हैं कि भाई भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। हम कहते हैं हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये गणतंत्र शब्द क्या होता है? गणतंत्र शब्द का मतलब होता है कि उस देश का जो मुखिया होता है, उस देश का मुखिया यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि
निर्वाचित होता है, चुना जाता है, इलेक्टिव होता है, उस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का जो मुखिया है, भारत का मुखिया कौन है? भारत का मुखिया है राष्ट्रपति। देखो, संवैधानिक मुखिया या औपचारिक मुखिया तो है राष्ट्रपति, और वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो गणतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उस राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? उस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये लोकतंत्र क्या होता है। आपने देखो इतनी चीज क्लियर कर ली होगी कि ये लोकतंत्र क्या है। ये लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार है, या यूं कह सकता हूं शासन की एक विधि है, शासन का ही एक तरीका है। तो अब चलो अपन बात करते हैं ये लोकतंत्र क्या होता है। देखो, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, ये डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये ऐसे बोल दो, ग्रीक भाषा के या यूनानी भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीक भाषा। ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र ग्रीक भाषा के या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन? एक शब्द है डेमोस, डेमोक्रेसी में एक शब्द है, देखो डेमोस, और एक शब्द होता है क्रेटिया। ग्रीक भाषा के दो शब्द है। ग्रीक भाषा आप जानते होंगे ग्रीक भाषा क्या चीज है। जैसे आपने पिछले वीडियो के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि ग्रीक भाषा मुख्यतः कहाँ की भाषा है? ग्रीक भाषा मुख्यतः यूनान की भाषा है भाई, यूनान। वर्तमान में ये यूनान एक राष्ट्र है जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस। प्राचीन काल में, यहां थोड़ा सा मैं बताता हूं, प्राचीन काल में ये जो यूनान है, इस यूनान के अंदर कई नगर राज्य थे, कई नगर राज्य थे, जैसे एथेंस है, स्पार्टा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी किताब का क्वेश्चन है। प्राचीन काल में इस यूनान के अंदर, यूनान वर्तमान में तो देखो यूनान एक देश है, पहले ये देश नाम तो था नहीं। इस यूनान के अंदर कई राज्यों का समूह आता था और उन सभी राज्यों को कहते थे नगर राज्य। तो जिसमें प्रमुख थे एथेंस है, स्पार्टा है। ये तो मैं यहां इसलिए बताता हूं कि यूनान के जो ये नगर राज्य थे, एथेंस है, स्पार्टा है, इनके अंदर भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। आज अपन लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो यूनान के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो चलो अपन आते हैं डेमोक्रेसी क्या है। मैं अभी आपको क्या बताऊंगा, एक तो डेमोक्रेसी क्या होता है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, और हम इसी वीडियो के अंदर आगे डेमोक्रेसी की कई प्रकार की परिभाषाएं पढ़ेंगे, अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखो, लोकतंत्र शब्द जो है अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेटिया, इन शब्दों से मिलकर बनता है, जिनका अर्थ है, देखो जैसे डेमो शब्द है, इसका अर्थ होता है पब्लिक यानी जनता, और ये जो क्रेटिया शब्द है, क्रेटिया शब्द का अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ देखो क्या हो गया, इन दोनों शब्दों का अर्थ हो गया जनता की शक्ति। अर्थात यह लोकतंत्र, देखो शब्द का अर्थ है
लोकतंत्र शब्द का यदि अपन अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। तो मैं यहां देखो आपको लोकतंत्र की एक परिभाषा बता देता हूं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? जनता की शक्ति। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि लोकतंत्र क्या होता है। चलो परिभाषा सुनो भाई। आपको ऐसे लिखना है कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी विधि है। देखो आपने अभी पढ़ा है कि शासन की कई विधियां होती है, जैसे राजतंत्र होता है, अभिजन तंत्र होता है, अधिनायक तंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। तो उनमें से एक विधि है लोकतंत्र। शासन की एक ऐसी विधि है जो मुख्यतः जनता की शक्ति पर आधारित है। अर्थात इस विधि में मुख्यतः जनता की शक्ति का प्रयोग होता है। तो परिभाषा फिर याद कर लो। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी विधि है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा प्रकार है जो मुख्यतः जनता की शक्ति पर आधारित होती है। अर्थात ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र याद रखना जनता की शक्ति पर आधारित होती है। लोकतंत्र का जो मुख्यतः आधार होता है वो क्या होता है? जनता की शक्ति। हां, यह मैंने इसकी परिभाषा बता दी। फिर एक लाइन और लिख दो कि लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। काफी महत्वपूर्ण चीज है कि लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो देखो मैंने ये लोकतंत्र की साधारण सी परिभाषा बता दी। हां, इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आपको लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषाएं बताऊंगा, अलग अलग विद्वानों द्वारा। उन परिभाषाओं में देखो, एक तो डाइसी की परिभाषा, एक सिल्ले की परिभाषा और एक अब्राहम लिंकन की परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो तीन की परिभाषा आएगी, डाइसी की है, सिल्ले की है, अब्राहम लिंकन की, अपन आगे पढ़ेंगे। उन सब परिभाषाओं में याद रखना अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है यह सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। और यदि वर्तमान संदर्भ में अपन देखें तो यह परिभाषा इन सब परिभाषाओं में सबसे सटीक परिभाषा है। वर्तमान संदर्भ में यह सबसे अच्छी और उचित रूप से प्रयुक्त होने वाली परिभाषा है। तो अभी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी थी। यदि सबसे मोस्ट है तो अपन इसकी बात करते हैं। देखो अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन ने कौन सी परिभाषा दी? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित शासन है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा निर्मित शासन है। यानी इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी लोकतंत्र की। तो ये देखो लोकतंत्र की मैंने साधारण सी परिभाषा बता दी है। और लोकतंत्र मुख्यतः जनता की शक्ति पर आधारित होता है। अब अपन ने यहां देखो लोकतंत्र का अर्थ देख लिया और लोकतंत्र की मैंने आपको अभी परिभाषा बता दी।
ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का केवल मैंने अभी एक अर्थ बताया है। क्या अर्थ बताया है? इसका अर्थ बताया मैंने जनता की शक्ति। इसके 3 अन्य अर्थ है, या आप यूं कह सकते हो इसके 3 अर्थ है। लोकतंत्र जो शब्द है ना, इसके 3 अर्थ होते हैं। अरे ये तो शब्द का अर्थ बताया मैंने, बाकी लोकतंत्र में 3 अर्थ निहित होते हैं। कौन कौन से? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको याद कर लो। एक है लोकतंत्र में शासन की या सरकार को चलाने की विधि निहित है, या इसको बोल सकते हो लोकतंत्र में निर्णय लेने की विधि निहित है। यह लोकतंत्र शब्द का एक अर्थ है कि लोकतंत्र शासन करने की, सरकार चलाने की तथा निर्णय करने की एक विधि है, यानी शासन करने की एक विधि है। ये मैंने आपको बता दी, ये इसका एक अर्थ है। हाँ, दूसरा अर्थ, लोकतंत्र शासन करने के सिद्धांतों का या नियमों का, या कह सकते हो कानूनों का, और या कह सकते हो विचारधाराओं का एक समूह है। दूसरा अर्थ है लोकतंत्र शासन करने के सिद्धांतों का या कानूनों का या नियमों का या विचारधाराओं का समूह है। अर्थात ये जो लोकतंत्र शब्द है ना, इस लोकतंत्र के कई सिद्धांत होते हैं, अभी बताएंगे, और इसमें कई प्रकार की क्या होती है? विचारधाराएं होती है। ये इसका दूसरा अर्थ है। और लोकतंत्र शब्द का जो तीसरा अर्थ है वो यह है कि यह नैतिक मूल्यों से या आदर्श मूल्यों से संबंधित विचारधारा है। लोकतंत्र नैतिक मूल्यों से या आदर्श मूल्यों से संबंधित विचारधारा है। बात आई भाई, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, आदर्श मूल्य क्या होते हैं? अरे व्यक्ति के वो अच्छे गुण जिनकी उपज नीति से होती है, मन से होती है, आत्मा से होती है। ध्यान रखना, आत्मा से यदि किसी चीज की उपज होती है कभी भी गलत नहीं होती। आत्मा कभी भी हमें गलत राय नहीं देती। हमारा मन कभी भी गलत राय नहीं देता कि आप गलत करो। ठीक है, अपन कर लेते हैं, लेकिन हम गलत करते हैं या सही करते हैं, हमारी आत्मा कह देते हैं कि हमने ये गलत किया है। इसका मतलब देखो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र नैतिक या आदर्श मूल्यों से संबंधित है। यह बात इसने क्यों कही भाई? अरे इसका मतलब यह होगा कि लोकतंत्र में जनता, आपको पता है, वोट देती है, और वोट आपको पता है गोपनीय होता है, पर्दे के पीछे लगता है। तो वोट वो कहां देगा? जहां उसकी आत्मा कहेगी। बाहर चाहे वो कुछ भी कह दे, लेकिन लोकतंत्र में वोट व्यक्ति वहीं देता है जहां उसकी आत्मा कहती है भाई मेरे को इस व्यक्ति को वोट देना है। चाहे वो ऊपर से किसी को कह दे मैं एक्स को दे दूंगा, वाई को दे दूंगा, जेड को दे दूंगा, लेकिन उसको यदि ए को देना है ना, तो पर्दे के पीछे जाके वो ए को ही देगा। क्यों? कि उसकी नीति ये कह रही है, उसकी आत्मा ये कह रही है कि आप ए व्यक्ति को वोट दो। तो ये भाई लोकतंत्र के 3 अर्थ है। याद कर लो, देखे तीनों अर्थ है। कौन कौन से वे अर्थ है? लोकतंत्र में क्या है? शासन करने की विधि है। दूसरा मैंने क्या बताया है? लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है। और तीसरा मैंने बताया है लोकतंत्र वास्तव में नैतिक मूल्यों से या आदर्श मूल्यों से संबंधित एक विचारधारा है। अब ब्रंस महोदय ने लोकतंत्र शब्द के अर्थ के बारे में देखो क्या कहा है। ब्रंस महोदय ने कहा है कि लोकतंत्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। लोकतंत्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इनके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ होता है। ये लोकतंत्र के अर्थ के बारे में ब्रंस महोदय ने कहा है
कि लोकतंत्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसके साथ में भावनात्मक अर्थ भी जुड़े हुए हैं। तो देखो, अपन ने लोकतंत्र शब्द का अर्थ देख लिया, लोकतंत्र की परिभाषा देखती, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे डाइसी की है, सिल्ले की है, अब्राहम लिंकन की है। लिंकन की मैंने आपको परिभाषा बता दी है। अब मैं लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी यहां बता देता हूं। ये बातें आप यदि परिभाषा जाए लोकतंत्र क्या होता है, तो आप लोकतंत्र की परिभाषा के नीचे एरो लगा के या स्टार लगा के लिख सकते हो। हां, देखो, लोकतंत्र का जो आधार है वो जनता तथा जनता द्वारा निर्मित संविधान है। अर्थात लोकतंत्र पूरा का पूरा संविधान पर आधारित है। देखो, आपने दोनों प्रश्न लिखे दिए ना कि लोकतंत्र जनता पर आधारित है या ऐसे कह दो संविधान पर आधारित है, दोनों प्रश्न सही है। क्यों कि संविधान जो होता है ना, उसका निर्माण कौन करती है? जनता करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। जैसे अपने भारत का संविधान है तो उसका निर्माण जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे कि जो जनता है ना, इस जनता ने एक संविधान सभा का चयन किया था, संविधान सभा का, और उस संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था? संविधान का। तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का निर्माण कौन करती है? जनता। इसलिए पहली विशेषता याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोकतंत्र का आधार जनता तथा जनता द्वारा निर्मित संविधान है। यह महत्वपूर्ण चीज है लोकतंत्र के लिए। अगली महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोकतंत्र में जनता प्रभुत्व संपन्न होती है, या यूं कह सकते हो जनता संप्रभु होती है। संप्रभु, आपने देखो पीछे राज्य का चैप्टर पढ़ा था, राज्य के चैप्टर में आपने संप्रभु पढ़ा था। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है जो अपने निर्णय लेने में पूर्णतया क्या हो? स्वतंत्र हो, यानी किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं हो, उसको संप्रभु बोलते हैं। तो लोकतंत्र संप्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। संप्रभुत्व का मतलब है लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए क्या होती है? पूर्णतया क्या होती है? इसमें स्वतंत्रता होती है, यानी लोकतंत्र में निर्णय लेने में कोई प्रकार की निर्भरता नहीं होती। फिर अगली महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतंत्र लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी किताब का क्वेश्चन है, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है? लोक प्रभुत्व का सिद्धांत, यह शब्द खुद अपने आप में थोड़ा हार्ड लगता है। इसका दूसरा नाम होता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी रेस्पॉन्सिबल थ्योरी। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोक प्रभुत्व के स्थान पर आप ये याद करो, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो प्रश्न आता है लोक प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है? आपको ऐसे लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता के चुने गए जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो सभी प्रतिनिधि जनता के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति पूर्णतया क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जिनका चयन जनता करती है, उनका मेन एक ही लक्ष्य रहता है कि जनता की क्या करें? भलाई करें। अर्थात लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। देखो, ये कोई, मैं लोकतंत्र की ये विशेषता आगे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र की विशेषता, उनमें आप यही पॉइंट लिख दो। कई बार प्रश्न आ जाए कि लोकतंत्र क्या होता है, तो उसमें आप एक दो ये जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं ना, वो लिख सकते हो कि लोकतंत्र लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। लोकतंत्र, एक चीज और याद रखना,
शासन करने का एक साधन है, न कि साध्य। ये मैं आपको आगे बताऊंगा साधन और साध्य क्या होता है, आगे एक पॉइंट आएगा, विशेषताएं वहां बता देंगे। अभी इतना याद कर लो, लोकतंत्र शासन करने का एक साधन है, न कि साध्य। तो ये लोकतंत्र जो शब्द है ना, उसमें आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये साथियों शब्द हुआ अपने लोकतंत्र क्या होता है। अब मैं आपको लोकतंत्र से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं। एक शब्द बताता हूं हम कि लोकतंत्र के क्षेत्र क्या होते हैं। लोकतंत्र के क्षेत्र क्या होते हैं, तो अपन टॉपिक पढ़ते हैं। लोकतंत्र के क्षेत्र मतलब लोकतंत्र किस क्षेत्र में काम करता है। आगे अपन ये पॉइंट पढ़ेंगे विस्तार से, अभी मैं शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं। देखो, क्षेत्र का मतलब है लोकतंत्र किस किस क्षेत्र में काम करता है। देखने में तो देखो ये हमें लगता है कि ये केवल कौन से क्षेत्र में काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करता है। ऐसा नहीं है। देखो, शुरुआत में जब लोकतंत्र बना था तब इसका जो क्षेत्र था वो केवल राजनीतिक था, लेकिन वर्तमान में ये जो लोकतंत्र है, राजनीति के अलावा ये सामाजिक क्षेत्र में भी, ये आर्थिक क्षेत्र में भी, ये नैतिक क्षेत्र में भी, यानी प्रत्येक क्षेत्र में आप कह सकते हो। ये शैक्षिक क्षेत्र में भी, शैक्षिक क्षेत्र का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में इस लोकतंत्र की भूमिका है। तो ये क्वेश्चन याद कर लो कि लोकतंत्र के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र है, नैतिक क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र प्रयुक्त होता है। तो ये आपने पढ़ा है लोकतंत्र के प्रमुख क्षेत्र। अब हम संक्षिप्त में बात करते हैं कि लोकतंत्र के उद्देश्य क्या होते हैं, लोकतंत्र के लक्ष्य क्या होते हैं। देखो, आपको पता है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार की एक विधि है, यानी लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो लोकतंत्र जिन नेताओं को चुनती है, जिन अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उनका यह कर्तव्य बनता है कि हम पूरी जनता की क्या करें, रक्षा करें। तो देखो, लोकतंत्र के मैं आपको उद्देश्य या लक्ष्य बता रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोकतंत्र के क्या उद्देश्य होते हैं, लोकतंत्र के क्या लक्ष्य होते हैं। देखो, एक लक्ष्य है स्वतंत्रता की और लोगों के गौरव की क्या करनी, रक्षा करनी। गौरव यानी इज्जत, एक प्रकार से मान लो आप, यानी स्वतंत्रता की रक्षा करना और गौरव की रक्षा करना, यह पहला उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 पॉइंट बता रहा हूं मैं, याद कर लें आप संक्षिप्त में। दूसरा इसका लक्ष्य होता है समानता की स्थापना करना। समानता का मतलब यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप याद रखना, लोकतंत्र जो है ना, समानता के सिद्धांत पर भी आधारित है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र में आपको पता है जनता वोट देती है। अब वो जो वोट है, एक जो व्यक्ति है उसका एक ही वोट लगता है, चाहे वो व्यक्ति किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे कितना ही ऊंचे तबके का हो, कितना ही पैसे वाला हो अथवा कितना ही गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। इसका मतलब देखो, सबको वोट देने की क्या है, समानता है, और सबको वोट देने की क्या है, स्वतंत्रता है। इसका मतलब है लोकतंत्र का एक उद्देश्य हो गया समानता की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। न्याय का मतलब है, न्याय का मतलब ही एक प्रकार से समानता ही होती है कि जो समाज है अपना, इस समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सबको न्याय मिले। समाज का जो कमजोर से कमजोर वर्ग है, निर्धन से निर्धन व्यक्ति है, उसको भी लाभ मिले, उसका भी कल्याण हो, ये न्याय होता है।
तो दूसरा मैंने उद्देश्य बता दिया है, समानता की स्थापना करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह आपको आगे बताएंगे, अभी संक्षिप्त में समझ लो। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जिसमें निर्धन से निर्धन और कमजोर से कमजोर व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयास किए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है, उसको लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और अगला है संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना, या आप यूं कह सकते हो चहुमुखी विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब आप यूं समझिए सभी क्षेत्रों में विकास करना, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जनता का क्या करना? विकास करना। आम आदमी का क्या करना? विकास करना। तो ये साथियों लोकतंत्र के मुख्य उद्देश्य है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बताया है स्वतंत्रता की रक्षा करना और गौरव की रक्षा करना, यानी लोगों के गौरव की रक्षा करना। दूसरा मैंने बताया है समानता की तथा सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करना। तीसरा मैंने बताया है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और चौथा मैंने बताया है जनता का सर्वांगीण विकास करना, चहुमुखी विकास करना। ये लोकतंत्र के मुख्य उद्देश्य होते हैं। देखो, लोकतंत्र में जो हर काम किया जाता है वो जनता के लिए ही किया जाता है। क्यों? कि लोकतंत्र शक्ति किसकी है? जनता की शक्ति है। हाँ, ये हुआ लोकतंत्र के उद्देश्य। अब मैं आपको बता रहा हूं लोकतंत्र के रूप। अभी मैं प्रकार नहीं बता रहा हूं भाई, लोकतंत्र के प्रकार आपको मैंने पीछे भी बताए थे। चलो अभी बात आ गई तो अपन कर लेते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को तो कहते हैं शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र के दो प्रकार हो गए। हम यहां बात करते हैं लोकतंत्र के रूप, अपने कोर्स की चीज है। लोकतंत्र के कई रूप होते हैं। कौन कौन से? आप कह सकते हो सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, शैक्षिक लोकतंत्र। ये ऐसे कई रूप है, लेकिन इन सब में जो मुखिया है, मेन रूप कौन सा है? राजनीतिक। लेकिन देखो आजकल क्या है, आजकल राजनीति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। देखो, मैंने आपको लोकतंत्र के जो अभी पीछे विशेषताएं बताई थी, वहां एक विशेषता और काउंट कर लेना कि लोकतंत्र एक गतिमान विचारधारा है। गतिमान का मतलब है समय के साथ साथ परिवर्तनशील है, यानी इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। और याद रखना, कोई भी जो विचारधारा होती है कभी भी निश्चित नहीं होती, उसमें समय के साथ साथ क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और याद रखना, जिस विचारधारा में, मैं आपको आगे एक पॉइंट बताऊंगा विचारधाराएं क्या चीज होती है, अपने इसी पाठ का टॉपिक है। कोई भी विचारधारा होती है, यदि उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तभी वो विचारधारा जीवित रहती है, वरना वो विचारधारा अपने आप ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो लोकतंत्र जो है ना, एक गतिमान और परिवर्तनशील विचारधारा है। तो अपन ने यहां चर्चा किस किस की कर ली? देखो, संक्षिप्त में मैंने बहुत सारी चीजें बता दिए। एक बता दिया लोकतंत्र के उद्देश्य, 3-4 उद्देश्य बता दिए। एक बता दिए मैंने लोकतंत्र के प्रकार, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार हो गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर मैंने बता दिए लोकतंत्र के रूप, कई रूप होते हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, नैतिक
नैतिक है, शैक्षिक है, कई रूप है, लेकिन उन सब में जो मेन रूप है वो कौन सा है? राजनीतिक। हाँ, अब मैं आगे एक टॉपिक बता रहा हूं, लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत। अरे सारे पॉइंट इसी पाठ में है। लोकतंत्र के सिद्धांत क्या क्या होते हैं या लोकतंत्र से संबंधित विचारधाराएं कौन कौन सी होती है। तो देखो, लोकतंत्र से संबंधित विचारधाराएं होती है, एक तो उदारवादी विचारधारा, एक होती है मार्क्सवादी विचारधारा, एक होती है समाजवादी विचारधारा। ये लोकतंत्र से संबंधित कई प्रमुख क्या होती है? विचारधाराएं होती है। अब अपन आगे इन सब विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि और भी कई विचारधाराएं होती है, जैसे विशिष्ट वर्ग की विचारधारा या अभिजन वर्ग की बोल दो, या बोल सकते हो आप बहुलवादी विचारधारा। लेकिन मुख्यतः ये दो तीन है, उदारवादी है, मार्क्सवादी है, समाजवादी है। तो ये लोकतंत्र से संबंधित प्रमुख विचारधाराएं हैं, या आप कह सकते हो लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत है। अब हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के प्रकारों की, कि लोकतंत्र जो है ये कितने प्रकार का होता है। देखो, लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसका दूसरा नाम है शुद्ध लोकतंत्र। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसका दूसरा नाम होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है शुद्ध लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो अब अपन इन दोनों लोकतंत्र के जो ये रूप है, इनकी परिभाषा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़ते हैं। भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? आपको पता है, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र की जो असली शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। यानी लोकतंत्र जो है, इसका जैसे दूसरा नाम होता है जनतंत्र, प्रजातंत्र। प्रजा यानी लोग, जन यानी लोग, अर्थात लोकतंत्र मुख्यतः जनता की शक्ति पर आधारित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपको बताता हूं कि ऐसा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपन पहले पढ़ते हैं, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे तौर पर, या मैं कह सकता हूं प्रत्यक्ष रूप में जनता ही शक्तियों का प्रयोग करती है। जनता प्रत्यक्ष में शक्तियों का प्रयोग करती है, या तो ऐसे बोल दो शक्तियों का प्रयोग करती है, और या ऐसे बोल दो जनता प्रत्यक्षतः या डायरेक्ट जनता ही कानून का निर्माण करती है और कानूनों को लागू करती है। ये जो काम है, यानी शक्तियों का प्रयोग जो करती है, वो सीधी तौर पर कौन करती है? जनता करती है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता ही सीधे तौर पर शक्तियों का प्रयोग करती है, अर्थात कानून का निर्माण करती है और कानून को लागू करती है, और विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कह दो या ऐसे बोल दो जितने भी लोक सेवक होते हैं, उन सब की क्या करती है? नियुक्तियां करती है। यह सारा काम कौन करती है? जनता करती है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। हाँ, अब अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण क्या है। भाई, आपको बता रखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्राचीन काल में जो यूनान के जो नगर राज्य थे, नगर राज्य जैसे अपन कह सकते हैं एथेंस है, स्पार्टा है, इन नगर राज्यों में, सिटी स्टेट के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था प्राचीन काल में। और मध्य काल में, ये और ध्यान देना, मध्य काल में जो इटली है, इटली के कुछ भागों में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। और आधुनिक काल में यानी वर्तमान में स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड के 5 कैंटेनों में, कैंटेन का मतलब होता है प्रांत, मतलब अपन जैसे राज्य बोलते हैं ना कि अपने देश में इतने राज्य, वैसे ही स्विट्जरलैंड में क्या बोलते हैं, कैंटेन बोलते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में कुल 26 कैंटेन है। स्विट्जरलैंड के अंदर कुल 26 कैंटेन है भाई। और स्विट्जरलैंड इन 26 कैंटेनों का एक परिसंघ है, परिसंघ, फेडरल है। देखो एक शब्द होता है संघ, एक होता है परिसंघ, ये आपको बताएंगे, आगे बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड में वर्तमान में 26 कैंटेन है, 26 प्रांत है। उनमें से 5 ऐसे कैंटेन है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने आपको बता दिया है, जहां पूरा का पूरा जो शासन होता है, शासन का मतलब आपने पढ़ रखा है, शासन क्या है, सरकार का एक भाग है। सरकार को चलाने का, सरकार को निर्माण करने का एक विधि है। यार सरकार का क्या काम है आपको बता रखा है, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, कानून की व्याख्या करना। जैसे न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना, या जो कानून का पालन नहीं करता है उसको दंड देना। तो ये सारा जो काम है मुख्यतः सीधे तौर पर कौन करती है, जनता करती है। ये आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और ये मैंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आपको उदाहरण बता दिए। अब ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता कह दो और चाहे इसकी कमी कह दो, ये इसकी मेन कमी है भाई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक कमी है। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो सारा काम जनता ही करती है, जनता ही कानून बनाती है, जनता ही कानूनों को लागू करती है। जनता ही कानूनों को लागू करने वाले जो लोक सेवक होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी क्या करती है, नियुक्ति करती है। तो हम सोचते हैं कि पूरे विश्व में ही क्यों न प्रत्यक्ष लोकतंत्र लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्यों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है भाई। क्या कमी है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उन स्थानों पर ही लागू हो सकती है, या एक बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले, बहुत ही कम यानी भूभाग वाले और कम जनसंख्या पर ही लागू हो सकता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। यानी कम क्षेत्रफल पर क्यों, आप थोड़ा अंदाज लगाओ कि भाई जनता ही सारा काम करेगी, जनता ही कानून बनाएगी, तो ये एक निश्चित एरिया तक ही हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है कि यह कम क्षेत्रफल अथवा कम भूभाग तथा कम जनसंख्या वाले भाग में ही लागू हो सकता है। स्विट्जरलैंड के कैंटेन छोटे छोटे हैं, तो ये इसकी एक कमी है। इसलिए स्विट्जरलैंड बड़े भूभाग वाले जो क्षेत्र होते हैं, अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू नहीं हो सकता, या कह सकते हो ये संभव नहीं हो सकता। तो ये है भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने आपको परिभाषा बता दी है, इसके उदाहरण बता दिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो कमी है वो बता दिए। अब मैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक चीज और बता देता हूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपने कह दिया कि भाई जनता ही सीधे तौर पर क्या करती है, शासन करती है, या यूं कह सकते हो सत्ता का प्रयोग करती है, या यूं कह सकते हो शक्ति का प्रयोग करती है जनता ही। तो करती कैसे है, मुख्यतः देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में यह सिस्टम है, जनमत संग्रह होता है। और जो पहले यूनान के नगर राज्य थे,
वहां पर भी क्या होता था, देखो मैं आपको यहां बता देता हूं वास्तविक चीज क्या है। यूनान के जो नगर राज्य थे उस टाइम, उस नगर राज्य में मुख्यतः 3 टाइप के लोग रहते थे। कौन कौन से? एक तो रहता थे कुलीन वर्ग, एक पुरोहित वर्ग और एक सामान्य जनसंख्या, कामगार वर्ग बोल दो चाहे। 3 वर्ग रहते थे। जैसे मान लो अधिकांश जो जनसंख्या थी 90% से ऊपर जनसंख्या कामगार लोगों की थी, काम करने वाले सामान्य आदमियों की थी। अब जो शेष 10% बचे उनमें कुछ जनसंख्या पुरोहित वर्ग की थी और कुछ जनसंख्या कुलीन वर्ग की थी। कुलीन वर्ग का मतलब होता है समाज का उच्च वर्ग। तो मेन वहां शासन कौन करती थी उस टाइम? वहां शासन करता था मुख्यतः कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग जो उच्च घराने के लोग थे ना, वास्तव में वही शासन करते थे। और उनको सहारा कौन देते थे? पुरोहित वर्ग। और उस टाइम हाँ किससे भरवाई जाती थी? जनमत संग्रह में हाँ किससे भरवाई जाती थी? आम जन से। वास्तव में होता क्या था उस टाइम? कुलीन वर्ग समाज का जो उच्च वर्ग की जो इच्छा होती थी वो इच्छा किसकी होती थी? आम जन की। लेकिन वहां आम जन से राय ली जाती थी, आम जन से जनमत संग्रह करवाया जाता था, इसलिए वहां हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मुख्यतः क्या होता है? जनमत संग्रह होता है भाई। जनमत संग्रह का मतलब आप यूं मान लो जनता से राय ली जाती है। स्विट्जरलैंड में आज भी ये सिस्टम है, जो 5 कैंटन है वहां ये आज भी सिस्टम है। जनता से राय ली जाती है। और जो जनमत संग्रह होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऐच्छिक जनमत संग्रह, ऐच्छिक जनमत संग्रह। एक होता है अनिवार्य जनमत संग्रह। जैसे मान लो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर जनता को अपनी राय देनी अनिवार्य होती है और कईयों पर ऐच्छिक होती है। अब जनमत संग्रह का जो बहुमत आता है उस बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट पूरा कंप्लीट करवा दिया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कमी। इसके आधार पर कई बार प्रश्न आता है भाई कि भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है या नहीं, या ऐसे आ जाता है क्यों नहीं। तो आपको पता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है नहीं है। या ऐसे कोई देश का नाम आ जाए, ऐसे कोई क्षेत्र का नाम आ जाए जिसका भूभाग बहुत बड़ा हो, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, तो वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम भूभाग वाले और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र पर ही लागू हो सकता है, यानी संभव हो सकता है। बड़े भूभाग वाले और अधिक जनसंख्या वाले भाग पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। अब हम जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो अपन इसकी परिभाषा यह कह सकते हैं कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का संचालन नहीं करती, यानी आप यूं कह सकते हो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करती। तो फिर भाई कैसे करती है? इसमें जनता जो है अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि जिनका चुनाव कौन करती है? जनता। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन या शक्ति का प्रयोग करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून को लागू करवाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, जनता का रोल है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वो ही प्रतिनिधि शासन में या
कानून के निर्माण में, कानून को लागू करने में भाग लेती है। तो ये आपका दूसरा लोकतंत्र हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। परिभाषा क्या हुई? ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन के निर्माण में, शासन के संचालन में और कानून के निर्माण में अथवा कानूनों को लागू करने में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन के संचालन में भाग लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि इस लोकतंत्र में मुख्य भूमिका जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है, इसलिए इस लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ये इस लोकतंत्र का दूसरा नाम है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो ये हुआ भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा और इसका दूसरा नाम प्रतिनिधि लोकतंत्र। ध्यान रखना, यहां इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां जनता का कोई रोल ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जनता का रोल है। देखो कैसे, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है कि इस लोकतंत्र में एक निश्चित समय के बाद, अब देखो ये समय अलग अलग है, कई देशों में 4 वर्ष के बाद में, कईयों में 5 वर्ष के बाद में, कई देशों में 6 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं। एक निश्चित समय के बाद में, याद रखना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव शब्द है ना, इसके आगे ये शब्द याद रखा करो, स्वतंत्र व निष्पक्ष। यार एक न्यायपालिका जो है ना, उसके आगे लगभग ये शब्द याद रखा करो, स्वतंत्र व निष्पक्ष। हाँ, तो इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि एक निश्चित समय के बाद में चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जनता अपने वोट के द्वारा, जनता अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। प्रतिनिधि किसको कहते हैं भाई? प्रतिनिधि का मतलब है अपन खुद नहीं, अपने द्वारा चुना हुआ कोई प्रतिनिधि। जैसे मान लो आप कोई किसी व्यक्ति को एक मीटिंग में जाना है, मान लीजिए वो नहीं जा सकता, तो वो कह दे कि भाई मेरे स्थान पर ये एक्स आदमी है, वो आपकी मीटिंग में जाएगा और ये जो निर्णय लेगा वो सही है, इसकी बात मेरे फाइनल है। तो एक निश्चित चुनाव के, यानी चुनाव में जनता अपने वोट का प्रयोग करके अपने मत द्वारा अपने प्रतिनिधि का क्या होता है, चुनाव करती है। अब वो जो चुनाव, अब देखो यहां आपको पता है वोट में जो विजयी होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत के आधार पर होने का मतलब है अधिकांश, भाई अधिकांश जनता के तो ये मान्य है ही, क्योंकि अधिकांश जनता ने इसको वोट दिए। तो इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि जनता का कोई योगदान नहीं है, जनता का योगदान है। क्यों कि चुनाव में जिन प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है उनका चयन जनता वोट के द्वारा, अपने मत के प्रयोग द्वारा उस प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव करती है। हाँ, इसमें इतना है कि एक बार यदि जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुन लिया, जिसका सिलेक्शन कर लिया, वोट दे दिए, विजयी हो गया, अब वो 5 वर्ष तक, अब अलग अलग देशों में अलग अलग, जैसे अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं, अब यदि वो 5 वर्ष तक जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं लेता तो इसको 5 वर्ष तक हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 5 वर्ष से पहले ही जनमत संग्रह हो जाता है और वो जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है ना, हालांकि प्रतिनिधियों का चुनाव वहां पर भी होता है,
लेकिन वो चुना हुआ प्रतिनिधि रिकॉल कर लिया जाता है, वापस से बुला लिया जाता है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। तो इसमें भी अब देखो, जैसे मान लो कोई प्रतिनिधि है, वो जनता के काम नहीं कर रही है, तो जनता क्या करेगी? आने वाले 5 वर्ष के बाद में जो वोटिंग होगी, मतदान होगा, उस मतदान में उसको वोट नहीं देगी और किसी दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव कर लेगी। तो ऐसा नहीं है कि जनता का योगदान नहीं है, जनता का योगदान है, लेकिन एक बार जो प्रतिनिधि चुन गया, अब वो चाहे जनता का काम नहीं कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, अपने अन्य काम कर रहा है, फिर भी उसको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में उसको हटाया जा सकता है। ये इस लोकतंत्र की एक छोटी सी कमी भी है भाई, इसकी एक कमी भी है। हाँ, तो देखो, अपन ने प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपन इसके प्रकार की बात करते हैं। ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यानी लोकतंत्र, आपको पता है क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र शासन करने की एक प्रणाली का नाम है, शासन करने की एक विधि है लोकतंत्र। तो ये जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार से इसको आप विभाजित कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो है संसदीय व अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय व अध्यक्षीय लोकतंत्र, ये एक साथ लिखा करो आप, संसदीय व अध्यक्षीय। हालांकि आपकी किताब में ऐसा भी लिख रखा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, तो ऐसे लिख दो, अभी मैं समझा दूंगा, लेकिन इसकी सही चीज मैं समझा रहा हूं। संसदीय व अध्यक्षीय लोकतंत्र, और दूसरा इसका प्रकार होता है एकात्मक व संघात्मक लोकतंत्र। अब कई जगह आप लोकतंत्र कह सकते हो, या आप इसको भी यूं भी कह सकते हो शासन प्रणालियां। बात एक ही है, क्योंकि लोकतंत्र खुद क्या है? लोकतंत्र एक शासन करने की, सरकार चुनने की एक प्रणाली का नाम है। तो तुम्हारी किताब में वैसे केवल इतना ही दे रखा है, संसदीय व अध्यक्षीय लोकतंत्र, लेकिन सही में ये 2 प्रकार होते हैं। अब मेन चीज है ये समझने की कि ये शब्द क्या है, जो मैं ये बता देता हूं। पहला जो प्रकार है संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, आप इसमें लोग देखो, इसमें जो है ना, कई बार कई शब्दों का प्रयोग होता है। कई बार ऐसे भी आ जाता है संसदीय व अध्यक्षीय सरकार, कई बार ऐसे भी आ जाता है संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यह आ जाता है लोकतंत्र। क्यों कि देखो, सरकार, मैंने राज्य शब्द समझाया, राज्य से सरकार शब्द बनी, फिर सरकार से शब्द कौन सा बना? शासन बनाया, और शासन की एक प्रणाली का नाम क्या है? लोकतंत्र। लगभग ये पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मैंने जो मेन जो अंतर है वो आपको बता रखा है। हाँ, संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, आप इसको समझिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये दोनों ही। देखो, ये किस आधार पर बनाया गया है? आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है व्यवस्थापिका, जो कानूनों का निर्माण करती है। एक होती है कार्यपालिका, जो कानूनों को क्रियान्वित करती है, लागू करती है। और एक है न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या करती है। यानी सरकार के 3 अंग है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र व निष्पक्ष अंग है। ये जो सरकार के 2 अंग है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इनसे न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बता देंगे न्यायपालिका, अपने अगला पॉइंट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहां सारी चीज आ जाएगी। तो संसदीय और अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है ना, ये मुख्यतः देखो आपके व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य जो संबंध होते हैं, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के आधार पर ये आपका प्रकार है संसदीय व अध्यक्षीय। और एकात्मक और संघात्मक क्या होता है? ये
किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? इसका मतलब है कि शक्तियों का प्रयोग, या आप कह सकते हो शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण कैसे हैं, या यूं कह दो कि शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, या केवल राज्य सरकार करती है, या केंद्र प्लस राज्य दोनों करते हैं? यानी शक्तियों का प्रयोग कौन करती है, कौन सी सरकार करती है, इस आधार पर ये आपके दो प्रकार है। एक तो एकात्मक यूनिटरी सिस्टम, एक संघात्मक। तो ये इसके दो सिस्टम है। अब अपन देखो इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई संसदीय और अध्यक्षीय क्या होती है, और उसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे एकात्मक और संघात्मक क्या होता है। तो आप इनको ध्यान से समझिए। देखो जैसे आपने पहला प्रकार कहा है कि संसदीय प्रणाली और एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। मैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझा देता हूं। देखो मेन जो चीज है संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली का मतलब यह होता है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है, आपको बता देंगे आगे। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, ये मान के चलो आप। इसमें कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का मतलब है जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यवस्थापिका यह चाहती है कि कार्यपालिका को हटाएं, भंग करें, तो कर सकती है। बस व्यवस्थापिका के पास क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मेन इसमें यही है कि इसमें कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के वैसे आपको आगे गुण बताएंगे। मैंने आपको एक गुण बता दिया है कि लोकतंत्र मुख्यतः संविधान पर आधारित होता है। और एक चीज और सुन लेना, जो लोकतंत्र है ना, ये याद रखना, लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर, यानी ये मुख्यतः उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो हमारे देश में ध्यान रखना संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली की कोई एक परिभाषा नहीं है, इसके 3-4 लक्षण होते हैं मेन। मैंने एक लक्षण आपको बता दिया है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या होता है कि इसमें कार्यपालिका आपको आगे बताएंगे, सरकार का अंग है जिसका काम होता है कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अलग होता है और वास्तविक प्रमुख अलग होता है। मतलब संवैधानिक प्रमुख तो होता है इसमें राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है पीएम, प्रधानमंत्री। यानी संवैधानिक प्रमुख कह दो, या आप यूं कह सकते हो इसमें औपचारिक प्रमुख तो कौन होता है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी वास्तव में शक्तियां किसके हाथ में होती है? यानी शक्तियों को लागू करने का काम वास्तव में किसके हाथ में होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके हाथ में होता है। तो ये संसदीय जो प्रणाली है ना, इस संसदीय प्रणाली के मुख्यतः मेन आप ये 2 लक्षण मान के चलिए। अब ये जो संसदीय प्रणाली है, इस प्रणाली का विकास इंग्लैंड में हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। यानी इंग्लैंड कुल मिला के इसकी एक प्रकार से जनक है। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली
किन किन देशों के अंदर है? मुख्यतः ये एक तो इंग्लैंड के अंदर है, भारत के अंदर है। भाई इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे इंग्लैंड है, भारत है, जर्मनी है, जापान है। अधिकांश देशों के अंदर संसदीय प्रणाली है। चलो अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं। याद रखना, भारत में इन दोनों प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली के मैंने दो लक्षण बता दिए। मेन दो लक्षण है, एक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और दूसरे कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कोई और होता है और संवैधानिक यानी औपचारिक प्रमुख कोई और होता है। यानी फॉर्मेलिटी के तौर पर तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में। हाँ, अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखो क्या होती है। इस शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अच्छा, यहां मैं एक चीज बता देता हूं। आपने पढ़ा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों है? क्यों होती है? अरे, कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका के सदस्यों से ही होता है। अरे, व्यवस्थापिका जैसे भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो संसद के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब देखो, जिससे जिनका निर्माण होगा उनके प्रति तो उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। लेकिन यहां आप समझ लो, अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? अरे, इसका मतलब यह हुआ कि कार्यपालिका का जो निर्माण होता है ना, वो व्यवस्थापिका के मतलब संसद के सदस्यों से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? इसमें जनता सीधे तौर पर कार्यपालिका का जो मुखिया होता है ना, कार्यपालिका का मुखिया, उसका चयन करती है। हालांकि चयन अप्रत्यक्ष रूप से होता है यहां पर भी, लेकिन इसमें यह सिस्टम नहीं है कि जनता पहले चुनाव करके अपने प्रतिनिधि भेजती है और प्रतिनिधियों से आगे क्या बनते हैं? कार्यपालिका बनती है। ऐसा नहीं है। तो यह इसका पहला लक्षण। और इसका दूसरा लक्षण सुन लीजिए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख एक ही होता है। भाई कौन है? वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होता है ना, वो ही सब कुछ होता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नहीं, क्योंकि यहां व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं है, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यहां कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख का मतलब आप कह सकते हो औपचारिक प्रमुख, ये एक ही व्यक्ति होता है। तो ये जो प्रणाली है, कौन सी? अध्यक्षीय प्रणाली। ये अध्यक्षीय प्रणाली याद रखना, मुख्यतः दुनिया में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में याद रखना सब कुछ कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति ही है। और अमेरिका में जो मंत्रिपरिषद का चयन किया जाता है, उसका चयन कौन करती है? उसका चयन वहां का राष्ट्रपति डायरेक्ट करता है, चाहे वो व्यवस्थापिका का सदस्य है ही नहीं। लेकिन अपने देश में मंत्रिपरिषद में या कार्यपालिका का जो भी सदस्य होता है, वो व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक है। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है ना, अमेरिका है। अमेरिका के साथ में जैसे मान लो आप ब्राजील कह सकते हो, या अन्य लैटिन अमेरिकी जो देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, उन देशों के अंदर ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ये हुआ साथियों आपके जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व के आधार पर आपने प्रकार पढ़ लिया, संसदीय और अध्यक्षीय। अब आप ध्यान रखना, भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अब हम बात करते हैं जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो दूसरा प्रकार है कि एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है।
तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एकात्मक की। एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है भाई? देखो, ये जो मैंने आपको बता रखा है, ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये मुख्यतः याद रखना शक्तियों के आधार पर किया गया है कि शक्तियों का प्रयोग कौन करती है। शक्तियां मुख्यतः कौन सी शक्तियां? शक्तियों का मतलब आप मान के ये चलिए, जैसे कानून का निर्माण करना है, कानून को लागू करना है, शासन संबंधी जो मेन शक्तियां होती है वो। तो शक्तियों का प्रयोग कौन करती है, इस आधार पर ये दो प्रकार की प्रणालियां हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभी एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जिसमें शासन की जो संबंधित सभी शक्तियां होती है। शासन की शक्तियों का मतलब आप यूं समझ लीजिए, जैसे कानून बनाने की शक्ति है, कानून को लागू करने की शक्ति है। शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही सरकार के हाथ में होती है। अब आप एक सरकार का मतलब समझ लीजिए कि मुख्यतः दो टाइप की सरकारें होती है भाई, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार को संघ सरकार भी कहते हैं। तो एक सरकार का मतलब मेन कौन सी होगी, आप अंदाज लगा लो, केंद्र सरकार। तो जिसमें शासन की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती है, संघ सरकार के हाथ में होती है। तो इस शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली बस यही हुई मैंने कि जिसमें शक्तियों का प्रयोग, शासन संबंधी शक्तियों का प्रयोग अर्थात कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, ये सभी काम जो है कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, संघ सरकार करती है। तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि अर्थात इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। सारी की सारी सब शक्तियां मतलब शासन संबंधी सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में होती है। हाँ, इसमें इतना हो सकता है, मान लो केंद्र सरकार यदि चाहती है तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आपको बताएंगे, एक शब्द है प्रशासन। अभी समझ लो, देखो प्रशासन क्या होता है। देखो, एक शब्द तो होता है शासन, एक होता है प्रशासन। शासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शासन का मतलब तो होता है गवर्नेंस, गवर्नेंस। और प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का मतलब होता है किसी भी सरकार द्वारा शासन चलाने के लिए जो प्रबंधन किया जाता है, जो व्यवस्था की जाती है, जो मैनेजमेंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। देखो, शासन में और प्रशासन में फर्क है भाई। शासन अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है। शासन के अंदर जो लोग होते हैं ना, शासन चलाने वाले, उनका चुनाव तो जनता करती है भाई, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करे चाहे अप्रत्यक्ष विधि से। लेकिन प्रशासन के काम करने वाले जो होते हैं उनका चुनाव जनता नहीं करती, उनका चुनाव कौन करती है? शासन करने वाले अर्थात सरकार करती है। तो आप समझो प्रशासन में कौन आता है? प्रशासन में सरकारी काज करने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी आप जिनको कार्मिक, राजकीय कार्मिक कह सकते हो, आप उनको लोक सेवक कह सकते हो, आप उनको प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हो। प्रशासन के अंदर सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी, मेन चीज आप ये मान लीजिए। हाँ, अच्छा, सरकार उन कर्मचारियों का नियुक्ति क्यों करती है? ताकि सरकार जो अपने काम होते हैं ना, उन कामों को आसानी से कर सके। तो प्रशासन शब्द अलग है भाई, शासन शब्द अलग है। शासन करने वाले वो जो भी होते हैं ना, उनका चुनाव कौन करती है? उनका चुनाव जनता करती है। और प्रशासन करने वाले जो होते हैं, शासन में सहायता करने वाले होते हैं, उनका चुनाव कौन करती है? प्रशासन यानी शासन जो करने वाले होते हैं, जिनका चुनाव कौन करती है? जनता, वो करते हैं। तो ये अलग चीज है। तो यहां मैंने क्या बताया? यहां मैंने यह बताया है कि सारी शक्तियां किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के पास में, यानी संघ सरकार के पास में। हाँ, संघ सरकार यदि चाहती है तो
शासन संबंधी कार्यों में सहायता लेने के लिए अपने राज्यों का निर्माण कर सकती है, लेकिन शक्तियां उनको नहीं देती। कानून बनाने की शक्तियां अपने पास ही रखती है। तो ये हुआ भाई संघात्मक शासन। और संघात्मक शासन का दुनिया में सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो कौन है भाई? इंग्लैंड। याद रखना, इंग्लैंड के अंदर मुख्यतया कौन सा सिस्टम है? इंग्लैंड के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली है। तो ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। अब मैं आपको अगला टॉपिक बता रहा हूं कि इसी में जैसे नाम आया है संघात्मक शासन प्रणाली, तो ये संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? हाँ, फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको। फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? जो शक्तियां होती है ना, वो शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बंटी हुई होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं शक्तियों का क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियां बंटी हुई होती है कि भाई इन विषयों पर तो कानून केंद्र सरकार बनाएगी और इन विषयों पर कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी। अर्थात संघात्मक जो सिस्टम होता है ना, संघात्मक सिस्टम के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, शक्ति पृथक्करण होता है। अब इसमें जो विषय केंद्र सरकार के अंडर में है उन पर कानून केंद्र बनाएगी और जो राज्य सरकार के अंडर में है उन पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी। तो हमारे भारत के अंदर याद रखना संघात्मक शासन प्रणाली है। देखो संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख है, हालांकि भारत में बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो एकात्मक के भी है। तो अभी अपन चलो बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली का। दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो क्या है, वास्तव में वहां केंद्र का संविधान ही अलग है और राज्यों का संविधान ही अलग है। अलग अलग विषय है कि इन विषयों पर तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। हाँ, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो गया? अमेरिका। चलो ठीक है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो ये आपने देखो अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली का दूसरा प्रकार पढ़ लिया, एकात्मक और संघात्मक। अब अपने इन दोनों जो पॉइंट है भारत के संदर्भ में इनकी बात करते हैं कि भाई भारत में क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखो भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में एक ही बात लिखी गई है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है। यानी इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। अब यानी संविधान में तो इसको संघ बता दिया, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लक्षण है, बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो एकात्मक भी है। एकात्मक का मतलब है जो पूरे देश में एक है। जैसे अपन बात करते हैं, कुछ लक्षण मैं बता देता हूं। पूरे देश का जैसे एक संविधान है, पहले जम्मू कश्मीर का अलग था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर का भी अब अलग कोई संविधान नहीं है। तो मैं ऐसे कुछ लक्षण बताता हूं जो पूरे देश में एक है। जैसे एक संविधान है, पूरे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी केवल इंडियन सिटीजनशिप। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। इसके अलावा भारत में केवल और केवल एक न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का मतलब वही बात है कि न्यायपालिका प्रशासनिक सुविधा के लिए उसके अंडर में अन्य कई छोटे यानी न्यायालय भी है, लेकिन मेन भारत का न्यायालय केवल एक ही है। कौन सा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखो बहुत सारे ऐसे लक्षण है जो भारत की शासन प्रणाली में एकात्मक भी है और संविधान में लिखा गया है संघात्मक। इसलिए अधिकांश जो विद्वान ये कहते हैं कि भारत का
भारत की शासन प्रणाली कैसी है? भारत की शासन प्रणाली है एकात्मकता की ओर, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मकता की ओर झुकाव वाली, एकात्मकता का और झुकाव वाली संघात्मक शासन प्रणाली। एक बार थोड़ा सा यहां समझिए, देखो भारत जो है ना, भारत के संविधान में कानून बनाने संबंधी जो शक्तियां है वो अलग अलग बांट रखी है। भारत के संविधान में क्या है कि 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है भाई, 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट है। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ध्यान दो यहां पर है, एक तो है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। भारत के संविधान में ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। तो जब देश का संविधान लागू हुआ था उस टाइम देखो संघ सूची के अंदर कुल 97 विषय थे, याद रखो। राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में थे 47 यानी 47। लेकिन वर्तमान में देखो संघ सूची में संख्या बढ़ा के कर दी है 100, यानी 97 से 100 कर दी, अर्थात +3 कर दी। राज्य सूची में 66 से 51 कर दी, यानी -5 कर दी, देख लो। और जो समवर्ती सूची है इसमें 47 से क्या कर दी, 52 कर दी। वर्तमान में ये स्थिति है। हाँ, संघ सूची क्या होती है भाई? संघ सूची का मतलब है संघ सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केवल और केवल किसको होती है? केंद्र सरकार को होती है, संघ सरकार को होती है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम कौन करती है? राज्य सरकार। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर देखो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। दोनों सरकारें कानून बनाने के लिए और कानूनों को लागू करने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। लेकिन यहां ध्यान देना, यदि कोई विषय समवर्ती सूची का है और वहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यदि विवाद हो जाता है तो वहां केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसका मतलब देखो पावर दोनों को है, लेकिन जहां दोनों में विवाद हो जाती है, मामला अड़ जाता है, वहां ज्यादा पावर किसको है? केंद्र सरकार को। इसका मतलब आप विषय देख लो कि भाई 100 विषय तो संघ सूची के पास सीधे ही पड़े और ये 52 और पड़े जिनमें यदि विवाद हो जाता है, यदि कोई राज्य केंद्र के विरुद्ध यदि कानून बनाना चाहता है तो वहां पर भी केंद्र यानी संविधान के मुताबिक वो राज्य कानून नहीं बना सकता। इसका मतलब देखो पावरफुल कौन सी सरकार हुई? केंद्र सरकार। यानी ज्यादा किसकी चलती है? केंद्र सरकार की। यानी कानून ज्यादा केंद्र सरकार बनाती है, कानूनों को लागू करने का ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इसीलिए कहते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक प्रणाली। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब है संघ सरकार की ओर झुकाव, यानी केंद्र सरकार की ओर झुकाव वाली संघात्मक प्रणाली। ये भारत के संदर्भ में एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली है। अब हम लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र की मुख्य परिभाषाएं कौन सी है। देखो आपने क्या पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या होता है? वास्तव में लोकतंत्र शासन की एक प्रणाली होती है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। शासन शब्द मैंने बता दिया है। शासन शब्द का मतलब क्या होता है? शासन शब्द का मतलब होता है सरकार का निर्माण करना और यानी कानून का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, ये सब शासन में आते हैं। शासन सरकार का ही एक पार्ट है, या सरकार बनाने की जो विधि होती है, जो टेक्निक होती है, तरीका होता है, उसी को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। तो लोकतंत्र मेन चीज यही हो गई कि जनता का ही क्या होता है? शासन होता है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ भी यही था कि डेमोक्रेसी जो शब्द है ना, डेमोस प्लस क्रेटिया से बना था। डेमोस का मतलब क्या था? पब्लिक, और क्रेटिया का मतलब था पावर, यानी पब्लिक की यानी जनता की शक्ति। तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताता हूं। देखो
लॉर्ड ब्राइस, ये परिभाषाएं भैया आपको याद करनी पड़ेगी। मैं इनमें से मेन परिभाषाएं बता दूंगा। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है? लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथ में नहीं होती, बल्कि समाज के सदस्यों के हाथ में होती है। यानी आप यूं याद कर सकते हो कि शक्ति आम जनता के हाथ में होती है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। हालांकि सही अर्थ यही है इसका कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथ में नहीं होती। मतलब कोई अभिजन वर्ग है, कोई कुलीन वर्ग है, किसी विशेष वर्ग के हाथ में नहीं होती, बल्कि समाज के सदस्यों के हाथ में होती है। ये परिभाषाएं याद करते जाओ मेरे साथ में। ये परिभाषा किसने दी है भाई? ये दी है लॉर्ड ब्राइस ने। हाँ, इसके अगली परिभाषा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अधिकांश लोग शासक होते हैं। अधिकांश लोग, आप ये मान के चलो कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है और लोकतंत्र में वो प्रतिनिधि विजयी होते हैं जिनका चुनाव कौन करती है? जनता। इसका मतलब लोकतंत्र में अधिकांश जनता क्या होती है? शासक होती है। अधिकांश वर्ग या समाज का एक बड़ा धड़ा क्या होता है? शासक होता है। ये परिभाषा दी थी भाई डाइसी ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद कर लो। देखें कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज का या राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। ये परिभाषा दी है डाइसी ने। हाँ, अगली परिभाषा देखो, शिले ने भी काफी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है भाई कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन में भाग होता है, योगदान होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का, लगभग प्रत्येक व्यक्ति बोलो तो और ही बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र में क्या होता है कि शासन में योगदान किनका होता है? जो वोट देते हैं। और वोट आगे अपन लोकतंत्र के गुण पढ़ेंगे। वोट केवल वो ही देते हैं जो वयस्क होते हैं, यानी वयस्क मताधिकार सिस्टम है भाई भारत के अंदर है। तो शिले ने क्या कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन में क्या होता है? योगदान होता है। यह परिभाषा किसने दी है? शिले ने। मैंने आपको 3 परिभाषा बता दी है। एक परिभाषा लॉर्ड ब्राइस की बता दी है, एक परिभाषा डाइसी की बता दी। डाइसी ने देखो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा लिखी है कि अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक। और शिले ने क्या कहा है? लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन में योगदान होता है। हाँ, अगली परिभाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे कौन? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी थी? सुनो, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। का, के और के लिए, ये 3 शब्द याद कर लेना। का, के लिए। तो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा, यानी आप इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हो? अंग्रेजी में बोल सकते हो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर दी पीपुल। ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है भाई अब्राहम लिंकन की। देखो वैसे तो हर परिभाषा मोस्ट है, लेकिन डाइसी की परिभाषा है, शिले की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा तो सबसे मोस्ट है। अब्राहम लिंकन ने क्या बताया है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो ये लोकतंत्र की मैंने आपको 4 परिभाषा बता दी। हाँ,
अगली परिभाषा भाई हरनसा महोदय ने दी थी। हरनसा महोदय ने क्या दी है? हरनसा महोदय ने बताया है लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। देखो ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी, एक पेज में आप लिख लीजिए और परिभाषाएं याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं। हाँ, हरनसा ने क्या बताया है? लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। ये हरनसा महोदय ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। और अगली परिभाषा ये दी है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल आपको बताएंगे, इसी पाठ में एक टॉपिक है। जे.एस. मिल का मतलब है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो सकारात्मक उदारवाद का जनक था। सकारात्मक उदारवाद, देखो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है, लेकिन जो सकारात्मक उदारवाद है उसका जनक एक प्रकार से आप कह सकते हो किसको? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल ने देखो क्या बताया है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यक जनसंख्या, बहुसंख्यक कह दो या बहुमत के आधार पर जनसंख्या समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन कार्यों में भाग लेती है। ये कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो देखो मैंने आपको लोकतंत्र की 6 परिभाषा बता दी है और एक पहले बताया था, आपको ध्यान है तो, लोकतंत्र का अर्थ बताया था। ब्रंस महोदय ने क्या कहा था कि लोकतंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और उसका भावात्मक अर्थ भी होता है, यानी भावात्मक अर्थ या भावनात्मक अर्थ में भी उसका अर्थ छिपा हुआ है। ये ब्रंस महोदय ने लोकतंत्र का अर्थ बताया था। तो ये देखो छठी जो परिभाषा मैंने आपको बताई है जे.एस. मिल की, कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या समय समय पर चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन कार्यों में भाग लेती है। तो देखो लॉर्ड ब्राइस की है, डाइसी की है, सिल्ले की है, अब्राहम लिंकन की बता दी है, हरनसा की बता दी है और जे.एस. मिल की बता दी है। हाँ, इन परिभाषाओं में देखो आप लास्ट वाली इन 2 परिभाषाओं पर जाइए। जैसे हरनसा ने क्या बताया था? हरनसा ने यह बताया था कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है? आपको पता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र। इसलिए कई बार यह भी आ जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी थी, किस राजनीतिज्ञ ने दी थी? हरनसा ने। तो ये परिभाषा, अच्छा ये परिभाषा आप जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, वहां पर भी लिख सकते हो कि हरनसा के अनुसार लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। हाँ, अब देखो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बताया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें बहुसंख्यक जनसंख्या समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन में भाग लेती है। देखो शब्द लिखा है इसने, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने कार्यवाहकों का चुनाव करती है। तो ये बताओ कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है? यह है साथियों प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी है? जे.एस. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कि जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन कार्यों में भाग लेती है। तो ये थी लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इनमें देखो मेरे विचार से देखो डाइसी है, सिल्ले है, अब्राहम लिंकन है, इनकी परिभाषाएं बहुत ही मोस्ट है और इन सब में इंपॉर्टेंट परिभाषा है और सबसे मान्य परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा क्या होता है? शासन होता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। देखो क्वेश्चन आता है लोकतंत्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, कोई 4 विशेषताएं लिखिए, तो अपने को इनकी विशेषताएं रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो लोकतंत्र की 3 विशेषताएं तो मैं सीधी सीधी बता देता हूं। कौन सी? कि लोकतंत्र जनता का शासन है, लोकतंत्र जनता के लिए शासन है, लोकतंत्र जनता द्वारा
चयन किया गया शासन है। तो 3 विशेषताएं आप ये लिख दीजिए कि लोकतंत्र जनता का शासन है। जनता का शासन का मतलब है, यहां जनता का मतलब है आम जनता से। लोकतंत्र आम जन का शासन है, अर्थात लोकतंत्र के शासन में प्रत्येक व्यक्ति शासन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब इसमें देखो, आप थोड़ा सा शब्दों को सही ढंग से बोलो कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, यहां यदि आप यूं बोल देते हो कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति शासन में भाग लेता है, अर्थात हालांकि इसमें एक चीज सुनो कि भाई लोकतंत्र को, शासन को बनाने में तो वयस्क व्यक्ति भाग लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र द्वारा केवल और केवल वयस्क व्यक्तियों का ही हित किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का क्या किया जाता है, हित किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। तो लोकतंत्र जनता का शासन है, अर्थात लोकतंत्र द्वारा प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास पर बल दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का भला किया जाता है। ये यानी आप यूं कह सकते हो, लोकतंत्र द्वारा सर्वांगीण विकास किया जाता है, या लोकतंत्र द्वारा लोक कल्याण की भावना का निर्माण किया जाता है। सर्वांगीण विकास यानी सभी का विकास। ऐसा नहीं है कि भाई जिनकी आयु 18 वर्ष नहीं है, अर्थात जो वयस्क मताधिकार नहीं है, उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो अब सरकार है वो उनका ख्याल नहीं रखेगी, उनको सुरक्षा नहीं देगी, उनका विकास नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। देखो, वोट तो वो देते हैं जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन सरकार तो देखो बच्चों को ही शिक्षा दे रही है, सरकार लड़कियों को ही शिक्षा दे रही है, छोटे बच्चों की भी सुरक्षा प्रदान करती है, उनके भी स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखती है। कहने का मतलब सरकार सुविधा सबको देती है, इसका मतलब शासन किनको देती है, सबको देती है। तो लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता के लिए है, अर्थात लोकतंत्र द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिन शासन का निर्माण किया जाता है, जिन नियमों का निर्माण किया जाता है, वो संपूर्ण जनता के लिए है। अरे कानून का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना, ऐसा क्यों है? ये सब हम पूरी जनता की भलाई के लिए है, उस जनता के विकास के लिए है। अगला है, लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन है, अर्थात लोकतंत्र का निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन की एक प्रणाली है। तो ये 3 विशेषताएं तो देखो यही हो गई। हाँ, अगली विशेषता देखो, मैंने आपको बता रखी है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसका आधार कौन है? लोकतंत्र का आधार है संविधान। संविधान क्या होता है भाई? संविधान का मतलब होता है सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च कानून। तो लोकतंत्र का आधार कौन होता है? संविधान। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक विशेषता और सुन ला, लोकतंत्र हमेशा ही लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अभी आपको बताएंगे लोक प्रभुत्व का सिद्धांत। लोक प्रभुत्व का सिद्धांत का मतलब होता है उत्तरदायी सिद्धांत। जैसे अगली विशेषता, या इसको आप विशेषता में ले लो, चाहे कि एक विशेषता तो आपने याद कर ली, लोकतंत्र का आधार संविधान होता है, और अगली विशेषता याद कर लो, लोकतंत्र लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। अब बात आई भाई, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है? लोक प्रभुत्व के सिद्धांत का आप दूसरा नाम याद रखो, उत्तरदायी सिद्धांत या उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई? रेस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार शासन। अर्थात लोकतंत्र में जिन प्रतिनिधियों का जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है, वो सभी प्रतिनिधि
संपूर्ण जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यही लोक प्रभुत्व का सिद्धांत होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लोक प्रभुत्व का सिद्धांत क्या होता है? इसका दूसरा नाम याद रखो आप, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें आप यूं कहो कि इस सिद्धांत के अनुसार जनता द्वारा जिन प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है वो, यानी जनता द्वारा चयन किया जाता है वो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जनता का विकास करना, जनता की भलाई करना, जनता के लिए अच्छे कानून बनाना उनका महत्वपूर्ण यानी मुख्य कर्तव्य है। तो ये दो विशेषताएं ये बता दी। इसके अलावा देखो अगली विशेषता है, लोकतंत्र साधन है, साध्य नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भाई कि लोकतंत्र शासन साधन है, साध्य नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों को आप समझिए कि साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है। साधन और साध्य, साध्य का मतलब होता है एक प्रकार से यूं समझो आप, अंतिम लक्ष्य। कि लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं है। अरे लोकतंत्र खुद का कोई लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र तो लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक साधन है। अर्थात आप यूं समझो, लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र का लक्ष्य है आम आदमी की, मतलब आप जनता बोल दो, जनता के स्वतंत्रता की रक्षा करना, जनता को समानता प्रदान करना, लोक कल्याण करना। लोक कल्याण का मतलब यही हो गया संपूर्ण जनता का क्या करना, कल्याण करना, समानता स्थापित करना, बता ही दिया, और संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना। ये लोकतंत्र का मेन लक्ष्य है। अब वही बात है कि भाई लोकतंत्र कोई एक छोटी अवधारणा तो है नहीं। लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसलिए ऐसा तो है नहीं इसका कोई एक लक्ष्य है। मेन जो लक्ष्य है आम आदमी की सुरक्षा करना, आम आदमी को अच्छा शासन प्रदान करना, आम आदमी का विकास करना, कल्याण करना, ये लोकतंत्र के मुख्य लक्ष्य है, अर्थात साध्य है। साध्य का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य। इसका मतलब लोकतंत्र साध्य नहीं है। लोकतंत्र तो क्या है? एक साधन है। साधन कौन होता है रे? साधन वो होता है जो किसी को साध्य तक पहुंचाता है। साध्य का मतलब अंतिम लक्ष्य तक जो पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? साधन। तो लोकतंत्र एक साधन है, न कि साध्य। अर्थात साध्य तक पहुंचाने का क्या है? एक साधन है। और लोकतंत्र का क्या लक्ष्य होता है यह भी मैंने आपको बता दिया है। तो लोकतंत्र की बहुत सारी विशेषताएं हो गई। और एक और याद कर लो कि लोकतंत्र एक गतिमान प्रणाली है। गतिमान प्रणाली, या आप यूं कह सकते हो परिवर्तनशील प्रणाली है। देखो परिवर्तनशील या गतिमान का मतलब क्या होता है भाई? गतिमान या परिवर्तनशील का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि भाई जो ये लोकतंत्र आज अपन बात कर रहे हैं बस यही फिक्स है, या जो आज है वो पहले था, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में समय और आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार समय समय पर परिवर्तन भी हो सकते हैं। आप याद रखना, कोई भी विचारधारा होती है ना वो गतिमान होती है। मैं आपको आगे इस पाठ की कुछ विचारधाराएं बताऊंगा। उदारवाद है, मार्क्सवाद है, समाजवाद है। इन विचारधाराओं में भी समय समय पर क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और समय के ऊपर परिवर्तन होना भी चाहिए। क्यों? परिवर्तन संसार का नियम है। समय पर परिवर्तन होना ही उचित रहता है। मान लो आज मांग तो किसी और की है और अपन ने उसमें परिवर्तन किया ही नहीं, तो ये सही नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि लोकतंत्र एक गतिमान प्रणाली है, अर्थात इसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये
लोकतंत्र की बहुत सारी आपने विशेषताएं पढ़ ली है। मैंने इसमें आपको लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य भी बता दिया है। लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है स्वतंत्रता की रक्षा करना और समानता स्थापित करना, या आप ऐसे बोल दो तो और ही बढ़िया है, सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है रे? इसका मतलब होता है समाज में सभी को न्याय मिले, अर्थात समाज में सभी में समानता हो, यही सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है। न्याय जो शब्द है ना, इसका सीधा सीधा अर्थ किससे होता है? समानता से होता है। तो लोकतंत्र का ये अंतिम लक्ष्य है कि संपूर्ण समाज में और सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। तो यह है साथियों लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान के 5वां पाठ लोकतंत्र का पार्ट 3 अति शीघ्र जारी किया जाएगा, इसलिए जुड़े रहिए PR सर नॉलेज YouTube चैनल से, ताकि आपको लोकतंत्र के पूरे पाठ की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।